गुड मॉर्निंग बच्चों। आज जो हम टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो है एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेशियंस, बायोलॉजी ऑफ एग्रोबैक्टीरियम। एग्रोबैक्टीरियम की बात करें तो एग्रोबैक्टीरियम एक बैक्टीरिया होता है जो कि सॉइल में पाया जाता है। तो इसे हम पढ़ेंगे। ये यूनिट 2 में हम ये सारे पोर्शन कवर कर चुके हैं अप टू टूटीपोटेंसी, डिफरेंशिएशन एंड मॉर्फोजेनेसिस। यहाँ तक हम कंप्लीट कर चुके हैं। इसमें एक टॉपिक दे रखा है बायोलॉजी ऑफ एग्रोबैक्टीरियम, ये हम आज पढ़ने वाले हैं। एग्रोबैक्टीरियम की बात कर रहे हैं तो यह एक बैक्टीरिया होता है और यह सॉइल में पाया जाता है। यह ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया होता है तथा यह राइजोबिएसी फैमिली से बिलोंग करता है। पहले कौन कौन चीज़ बताई मैंने? पहला, यह सॉइल में पाया जाता है, यह ग्राम नेगेटिव होता है, यह रोड शेप्ड होता है। हाँ, इसका शेप भी इंपॉर्टेंट है कि रोड के समान इसके शेप होता है, और यह राइजोबिएसी फैमिली से बिलोंग करता है। यह है एग्रोबैक्टीरियम जीनस की बात। एग्रोबैक्टीरियम जीनस में दो मुख्य स्पीशीज़ पाई जाती हैं, जिसमें से पहली होती है एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेशियंस। एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेशियंस क्राउन गॉल डिजीज उत्पन्न करती है पादपों में, और दूसरी होती है एग्रोबैक्टीरियम राइजोजीनस, जो कि हेरी रूट डिजीज उत्पन्न करती है पादपों में। तो यहाँ पे क्राउन गॉल का मतलब है, गॉल का मतलब होता है कि गांठ या फिर अनियंत्रित कोशिकाओं की वृद्धि, और हेरी रूट का मतलब होता है कि बहुत सारी हेयर्स के रूप में जड़ों का उत्पन्न हो जाना। मतलब जड़ में बहुत सारे हेयर्स पाए जाते हैं, रेशे पाए जाते हैं। अगर हम जीन अभियांत्रिकी या जेनेटिक इंजीनियरिंग की बात करें तो सबसे इम्पॉर्टेंट होता है एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेशियंस, क्योंकि एग्रोबैक्टीरियम राइजोजीनस का उपयोग जीन अभियांत्रिकी में नहीं किया जाता। एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेशियंस इसे हम नेचर्स मोस्ट इफेक्टिव प्लांट जेनेटिक इंजीनियर कहते हैं, क्योंकि यह प्राकृतिक रूप से एक डीएनए का भाग दूसरे ऑर्गेनिज्म में ट्रांसफ़र करने में सक्षम होता है। कैसे, वो हम आगे पढ़ेंगे। अगर हम क्राउन गॉल डिजीज़ की बात करें तो सबसे पहले स्मिथ और टाउनसेंड ने 1907 में बताया था कि क्राउन गॉल डिजीज़ किसी बैक्टीरिया के द्वारा होती है। हालांकि वे ये नहीं पहचान पाए थे कि यह बैक्टीरिया कौन सा है, लेकिन उन्होंने ये बताया था कि यह डिजीज़ किसी बैक्टीरिया के कारण होती है। किस प्रकार से एग्रोबैक्टीरियम इन्फेक्ट करता है पादप को, तो उसकी हम बात कर रहे हैं। तो एग्रोबैक्टीरियम मृदा में पाया जाता है और पादप भी मृदा में ही उगता है। तो पादप का कोई भाग यदि घाव हो जाता है, उस पर वाउंडेड हो जाता है, उस पर कोई घाव हो जाता है, तो उस घाव से कुछ फिनोलिक कंपाउंड स्रावित होते हैं, जैसे कि एसिटोसिरिंजॉन, हाइड्रोक्सी एसिटोसिरिंजॉन। इन फिनोलिक कंपाउंड्स से अट्रैक्ट होकर एग्रोबैक्टीरियम उसके नज़दीक आता है, और वहाँ पे वह उसमें एक स्पेशल टीआई प्लाज्मिड पाया जाता है, जिसमें एक टीडीएनए पाया जाता है। वह अपने उस टीडीएनए को पादप में ट्रांसफ़र कर देता है, और वहाँ पे वह क्राउन गॉल का निर्माण करता है। तो ये हम चीज़ें पढ़ेंगे क्या प्रोसेस होती है। तो अभी हम देखते हैं कि क्राउन गॉल का फॉर्मेशन कैसे होता है। क्राउन गॉल फॉर्मेशन अकर्स व्हेन द बैक्टीरियम रिलीजेज इट्स टीआई प्लाज्मिड। मैंने आपको बताया था कि व्हाट इज़ टीआई प्लाज्मिड। टीआई प्लाज्मिड होता है ट्यूमर इंड्यूसिंग प्लाज्मिड, जो कि बेसिकली डीएनए का जिसमें से डीएनए का भाग पादप डीएनए में ट्रांसफ़र होता है, और वही डीएनए का भाग जो कि पादप डीएनए में ट्रांसफ़र हो जाता है, वो डीएनए कैंसरस प्रतिरोध करता है किसकी? पादप कोशिकाओं की, जिसकी वजह से वहाँ पे क्राउन गॉल का निर्माण हो जाता है। टीआई प्लाज्मिड का जो भाग ट्रांसफ़र होता है उसे हम कहते हैं टीडीएनए। तो बेसिकली क्या है? एग्रोबैक्टीरियम है। एग्रोबैक्टीरियम एक बैक्टीरिया है, एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेशियंस। उसमें एक प्लाज्मिड पाया जाता है जिसका नाम होता है टीआई प्लाज्मिड। टीआई प्लाज्मिड होता है ट्यूमर इंड्यूसिंग प्लाज्मिड। टीआई प्लाज्मिड का एक भाग होता है जिसको हम कहते हैं टीडीएनए। टीडीएनए मतलब ट्रांसफर डीएनए। यह भाग है जो कि होस्ट जीनोम में ट्रांसफ़र होता है, और यही भाग आगे चल के होस्ट जीनोम को नियंत्रित करके कोशिकाओं की अनियंत्रित वृद्धि करता है और गॉल का निर्माण होता है। ओके, तो यहाँ पे हम एक बार डायग्राम द्वारा समझ लेते हैं। आप देखिए, ये हेल्दी प्लांट है। हेल्दी प्लांट के स्टेम में एक कट लगा, यहाँ पे आप कट देख रहे हैं, और इस वाउंड के थ्रू क्या हुआ? एग्रोबैक्टीरियम इसमें प्रवेश कर गया। प्रवेश करने के बाद में यहाँ पे क्या हुआ? क्राउन गॉल का निर्माण हुआ। यहाँ पे आप देख रहे हैं गांठ के समान संरचना बन रही है। नॉर्मली जहाँ पे मृदा और स्टेम दोनों के बीच का जो कनेक्शन होता है, वहाँ पे ये क्राउन गॉल निर्माण होता है, और ये आप देख पा रहे हैं। नेचुरली ये क्राउन गॉल कैसा दिखता है आप देख सकते हैं कि एक मुकुट के समान संरचना है जिसमें बहुत सारी गांठें हैं।
टीआई प्लाज्मिड, क्योंकि अगर हम एग्रोबैक्टीरियम पढ़ रहे हैं तो इसमें मुख्य भाग होता है टीआई प्लाज्मिड। तो टीआई प्लाज्मिड को पढ़ना हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हम इसकी साइज़ की बात करें तो टीआई प्लाज्मिड लगभग 200 किलो बेस पेयर। यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि इट इज़ नॉट बेस पेयर, इट इज़ केबी। तो बहुत बड़ी साइज़ का प्लाज्मिड होता है, 200 केबी का होता है। और यह एग्जिस्ट एज इंडिपेंडेंट रेप्लिकेटिंग सर्कुलर डीएनए, क्योंकि हम जानते हैं कि सारे प्लाज्मिड इंडिपेंडेंट ही रेप्लिकेट होते हैं या प्रतिकृति बनाते हैं। द टी डीएनए, जिसको हम ट्रांसफर डीएनए भी कहते हैं, इज़ वेरिएबल इन लेंथ। यह 12 से 24 केबी का हो सकता है टी डीएनए। डिपेंड करता है कि कौन सा स्ट्रेन है, इसकी साइज़ वेरी कर सकती है। अब इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि अगर हम संरचना देखें, ठीक है, आपको ये संरचना अच्छे से याद करनी है। मैं आपको अगेन बता दूं कि एग्रोबैक्टीरियम वाला टॉपिक सबसे इम्पॉर्टेंट है। इसका कोई ना कोई क्वेश्चन एग्जाम में हमेशा आता है, तो आपको ये ध्यान से समझना है और याद करना है। ये है सबसे इम्पॉर्टेंट डायग्राम जो कि आपको याद करना है। अब मैंने बताती हूँ आपको कि इसमें मुख्य रूप से 4 चीज़ें होती हैं। कितनी? 4 में से पहला चीज़ है टी डीएनए रीजन, क्योंकि यही वह रीजन है जो कि यहाँ से हट के प्लांट जीनोम में ट्रांसफ़र होगा। टी डीएनए रीजन कहाँ से कहाँ के बीच में? लेफ्ट बॉर्डर से राइट बॉर्डर के बीच में आपको टी डीएनए रीजन नज़र आ रहा है, जिसमें आप यहाँ देख रहे हैं ऑक्सिन होता है, ऑक्सिन का निर्माण करने वाला रीजन, साइटोकाइनिन का निर्माण करने वाला रीजन और ओपाइन का निर्माण करने वाला रीजन। ठीक है, टी डीएनए में कौन कौन से भाग है? लेफ्ट बॉर्डर, राइट बॉर्डर, ऑक्सिन का निर्माण करने वाला रीजन, साइटोकाइनिन का निर्माण करने वाला रीजन और ओपाइन का निर्माण करने वाला रीजन। तो ये बात हुई टी डीएनए की। अगर हम बात करें ओपाइन क्या होते हैं? तो ओपाइन कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जिसके द्वारा कि एग्रोबैक्टीरियम कार्बन तथा नाइट्रोजन प्राप्त करता है। तो बेसिकली ये एनर्जी सोर्स है। यह अपना खाना स्वयं बनाता है और उस खाने को पचा के यह एनर्जी भी प्राप्त करता है। ओके, इतना समझ दो। ओपाइन अलग अलग प्रकार के हो सकते हैं, आगे मैं बताऊंगी कौन कौन से प्रकार के हो सकते हैं। ये तो बात हुई टी डीएनए की। अब यहाँ उसके अलावा ओपाइन कैटाबॉलिज्म, ओपाइन बनाने का काम तो किसने किया? टी डीएनए से। ओपाइन को पचाने का काम कौन करेगा? ओपाइन कैटाबॉलिज्म है। तो यह ओपाइन को से एनर्जी प्राप्त करने के लिए पर्टिकुलर रीजन होता है, जिसको हम कहते हैं ओपाइन कैटाबॉलिज्म। खाने को डाइजेस्ट करना, खाने से एनर्जी को गेन करना। देन ऑरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, क्योंकि यह प्लाज्मिड है तो इसमें ऑरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। देन वायरुलेंस रीजन, वायरुलेंस रीजन वह रीजन होता है जिसके कारण यह टी डीएनए प्लांट जीनोम में ट्रांसफ़र होता है। तो इसके बिना ये टी डीएनए प्लांट जीनोम में ट्रांसफ़र नहीं हो पाएगा। तो ये है वायरुलेंस का मतलब होता है रोगाणुकता। तो अगर रोगाणुकता का मतलब क्या होता है कि उस रोगाणु का किसी जो अपना होस्ट है या जो परपोषी है उसको इन्फेक्ट करना, और वो इन्फेक्ट तभी हो पाएगा जब यहाँ पे ये वायरुलेंस रीजन होगा। तो बेसिकली कौन कौन से 4 रीजन हुए बेटा? पहला है टी डीएनए, दूसरा है ओपाइन कैटाबॉलिज्म, तीसरा है ऑरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन और चौथा है वायरुलेंस रीजन, जिसको VIR रीजन भी कहते हैं। तो ये 4 मुख्य रीजन होते हैं। अगर हम बात करें कि ओपाइन की, तो ओपाइन क्या होते हैं? ओपाइन मुख्य रूप से 2 प्रकार के हो सकते हैं। उसी के आधार पे टीआई प्लाज्मिड का भी वर्गीकरण किया गया है। एक होते हैं नोपालीन टाइप और एक होते हैं ऑक्टापाइन टाइप। अगर जो ओपाइन के विभिन्न प्रकार होते हैं, हम डिटेल में नहीं जाएंगे, बहुत से प्रकार के 20-30 प्रकार के ओपाइन नॉर्मली मिलते हैं। उसमें से मुख्य प्रकार है नोपालीन और ऑक्टापाइन। तो जो नोपालीन टाइप के होते हैं टीआई प्लाज्मिड, उसमें टी डीएनए की लेंथ लगभग 20 केबी होती है, जबकि ऑक्टापाइन के वाले जो टीआई प्लाज्मिड होते हैं उसमें टी डीएनए रीजन 14 केबी और 7 केबी के 2 रीजन्स होते हैं। तो इसको हम डिटेल में नहीं पढ़ेंगे, बस आप इतना ध्यान रखिए कि ओपाइन 2 प्रकार के होते हैं। उसी के आधार पर टीआई प्लाज्मिड भी 2 प्रकार के हो सकते हैं, नोपालीन टाइप और ऑक्टापाइन टाइप। अब हम बात करते हैं टी डीएनए मैंने आपको क्या बताया था कि यहाँ पे 3 रीजन होते हैं, ऑक्सिन सिंथेसिस, साइटोकाइनिन सिंथेसिस और ओपाइन सिंथेसिस, और जिसमें लेफ्ट और राइट बॉर्डर पाया जाता है। टी डीएनए की अगर हम बात करें तो अ सेट ऑफ 24 किलो बेस पेयर सीक्वेंस प्रेजेंट ऑन आइदर साइड। जो इसका बॉर्डर होता है वो 24 केबी के आसपास होता है। अब टी डीएनए की अगर देखें हम, तो इसमें अगर ऑक्सिन का निर्माण करने वाले जीन क्या करेंगे? हम जानते हैं कि साइटोकाइनिन का काम होता है कोशिका का विभाजन करना और ऑक्सिन का काम होता है कोशिका की वृद्धि करना। तो जैसे ही यह टी डीएनए रीजन किसी पादप कोशिका में जाके जुड़ता है तो वहाँ पे क्या होगा? ऑक्सिन और साइटोकाइनिन का निर्माण होगा, जिसकी वजह से क्या होगा? कोशिकाओं का विभाजन भी होगा, कोशिकाओं की वृद्धि भी होगी। कोशिकाओं का विभाजन और वृद्धि के कारण क्या होगा? वहाँ पे मल्टीपल कोशिकाएं बनती रहेगी और एक गांठ या गॉल का निर्माण हो जाएगा। तो ये हो गया क्राउन गॉल डिजीज किस प्रकार से काम करता है।
वायरुलेंस रीजन मैंने आपको बताया था, विर रीजन जो कि इन्फेक्शन में काम आता है। द जीन्स रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसफर ऑफ टीडीएनए इनटू होस्ट प्लांट आर लोकेटेड आउटसाइड टीडीएनए एंड द रीजन इज रेफर टू एज विर और वायरुलेंस रीजन। ये हमने बताया कि टीडीएनए के बाहर स्थित होता है विर रीजन, जो कि क्या काम करता है, टीडीएनए को होस्ट प्लांट में ट्रांसफर करने का कार्य करता है। विर रीजन की बात करें तो इसमें लगभग 9 विर जीन पाए जाते हैं जो कि इस कार्य में इन्वॉल्व होते हैं। हम पढ़ेंगे कि इन सब जीन्स का कार्य क्या है। ये 9 जीन्स कौन कौन से हो सकते हैं? विर ए, विर जी, विर B1, विर C1, विर D1, D2, D4, विर E1 एंड E2। तो ये 9 जीन्स होते हैं जो कि क्या काम करते हैं, टीडीएनए को होस्ट में ट्रांसफर का कार्य करते हैं। लास्ट जो रीज़न मैंने आपको बताया था कि ओपाइन कैटाबॉलिज्म, ओपाइन में बता चुकी हूँ आपको कि दीज रीजन्स कोड्स फॉर प्रोटीन्स इन्वॉल्व इन अपटेक एंड मेटाबॉलिज्म ऑफ ओपाइन, कि ओपाइन जो पदार्थ होते हैं दे आर लो मॉलिकुलर वेट कंपाउंड्स जो कि टीडीएनए रीजन बनाता है। मैंने आपको बताया था कौन बनाता है टीडीएनए में, आप ये देख रहे हैं ओपाइन जो येलो कलर का रीजन, तो ये बनाता है ओपाइन को। और ओपाइन का मेटाबॉलिज्म कौन करता है? ओपाइन कैटाबॉलिज्म वाला रीजन। तो यहाँ पे opines are low molecular weight compounds produced by tDNA region. The opines are used by the agrobacterium as an important energy, carbon and nitrogen source। ये बता चुकी हूँ मैं आपको। तो ये बात हुई ओपाइंस की। ओपाइंस मैं पहले बता चुकी हूँ, 2 प्रकार के हो सकते हैं, ऑक्टापाइन तथा नोपालिन। डिपेंड करता है कि उसमें किस प्रकार का ओपाइन है, उसी प्रकार का टीआई प्लाज्मिड पाया जाता है। और इसके अतिरिक्त origin of replication, besides above 3 there is origin of replication which is responsible for DNA replication और TI प्लाज्मिड की को मेंटेन करके रखता है कहाँ पे? एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेशियंस में। तो बेटा ये आज जो हमने पढ़ा है वो हमने पढ़ी है एग्रोबैक्टीरियम की संरचना, किस प्रकार से वह क्राउन गॉल डिजीज़ करता है और किस प्रकार कौन सा रीज़न ट्रांसफ़र होता है और कौन सा रीज़न उस ट्रांसफ़र के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो सबसे पहले आप इसी को समझेंगे। अगले टर्म में हम पढ़ेंगे कि वो कौन सी मैकेनिज्म होती है जिसके द्वारा ये जो टीडीएनए है वह होस्ट या प्लांट जीनोम में ट्रांसफ़र हो जाता है। आज हम इतना ही पढ़ेंगे। धन्यवाद।